हेलो फ्रेंड्स। मैं अविनाश दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वाईफाई क्लास में। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है भारत में यूरोपियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसको जाके देख लें, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो है भारत में यूरोपियों का आगमन कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो टारगेट ऑडियंस हैं वो आईएएस और पीसीएस की जो तैयारी करते हैं वो इधर देख सकते हैं। उनका प्री और मेंस में जीएस का पेपर जो है, जीएस पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। और एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, यूजीसी नेट, रेलवे तथा यूपी ट्रिपल एससी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो देख सकते हैं। उनका हिस्ट्री से अगर इसको देख लेते हैं तो इनका हिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी कंपटीशन का। तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी इसे देख सकते हैं। और साथ ही क्लास 6 से लेकर 12 तक जो विद्यार्थी हैं जो एनसीईआरटी से अध्ययन करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी हमने पूरी कवर की है। एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम तथा अपना नोट्स जो है सिविल सर्विस का, उसको तीनों को मिला के मैंने इस मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर किया है। इसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट और फैक्ट गारंटीड छूटेगा नहीं। 95% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 100% की गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मैंने सारा कवर किया है और बहुत कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आधुनिक भारत जो है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, कान में लीड अपना लगा लीजिए और आंख बंद करके एकदम ध्यान से मन को शांत करके सिर्फ हमारी बातों को सुने। आप सुनेंगे तो हमारा पूरा स्टोरी की तरह जो मैं बताऊंगा, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा और फैक्ट भी जो आप कंपटीशन में जाके क्वेश्चन का जवाब ही दे पाएंगे, क्योंकि आप स्टोरी की तरह इसको सुनेंगे। फैक्ट रटने से याद नहीं होता है दोस्तों। स्टोरी की तरह अगर आप पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी समय तक आपके दिमाग में होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज जो है दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर के बाद जो है हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आपका समझ लीजिए कि ये चैप्टर कवर हो गया है। तो चलिए ये शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। कान में आप लीड लगा लीजिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। बेल की घंटी दबा लीजिए, जिससे जो है आपको सारा सिलेबस जो है कंपटीशन का, सारा चीज़ जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ मैं कवर कराऊंगा, वो आप तैयार कर सकें कम समय में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आज जो हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा था 18वीं शताब्दी से स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों, जो भारत में यूरोपीय आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, इस सारे के बारे में हम लोग अध्ययन पूरा करेंगे और एक ही वीडियो में सारों को देखेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि उस समय की क्या स्थिति थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन पहले, फिर उसके वायसराय के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर डचों का आगमन हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, जो अंग्रेज थे। आखिरी में यही जीतेंगे और यही शासन करेंगे काफ़ी समय तक, तो इसको हम लोग पूरा देखेंगे। डेनिसों का आगमन देखेंगे,
फ्रांसीसियों का आगमन देखेंगे पूरा, और आखिरी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे, जिससे जो है इस चैप्टर का कोई फैक्ट आपसे छूटेगा नहीं। तो इन सारों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो दोस्तों ऐसा है कि आप जान रहे हैं कि जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही जो है सारी यूरोपीय कंपनी जो है अपना पैर पसार रही थी हिंदुस्तान में। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर तो लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को विजयश्री प्राप्त हुई। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। तो दोस्तों ये जो है देखते हैं भारत में ये जो यूरोपियों का आगमन हुआ था, ये बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत हम समझते हैं, जिससे हमको ये जो यूरोपीय का आगमन हुआ ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो पाएगी। तो बैकग्राउंड में दोस्तों ये हुआ था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के समय से थे। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। जब जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कस्तूनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, जो मसालों का द्वीप, के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। तो प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी। तो यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि 15वीं-16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति तथा कुतुबनुमा का आविष्कार भी हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह समर्थ थे। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया। इस पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकला, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट, जो कि केरल में था, पर पहुंचा। ध्यातव्य है कि उत्मासा अंतरीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी।
तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये बैकग्राउंड था और अब हम देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, तो पहले पुर्तगाली आए थे, तो अब हम इसको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डिगामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक हित था। अंततः वास्को डिगामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु स्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। सन 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। तो अब हम देखेंगे पुर्तगाली वायसरायों के बारे में। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। पुर्तगालियों के आगमन के बारे में हमने सारी जानकारी हम जान गए। अब पुर्तगाली वायसराय जो पहले आया था फ्रांसिस्को डो अल्मीडा, ये इसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रांसिस्को जो अल्मीडा जो है सन 1505 से 1509 के बीच में आया था। 1505 से लेके 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। 1508 में वह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, किंतु 1509 में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया। अब दूसरा हम लोग पुर्तगाली शासक अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानेंगे। तो 1509 1509 से लेके 1515 के बीच में ये आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिनका नाम था। ये दूसरा हम आपको टिक लगा के दिखा देते हैं। ये हम कवर कर रहे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 के बीच में आए थे। ये दूसरे वायसराय बनकर आया। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल से दुर्ग बनाने की इजाजत दी।
अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटगल में दुर्ग बनाने का इजाजत दी और अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए, इनका भी टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नीनो डी कुन्हा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये पुर्तगाली वायसराय हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं। तो नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से 1538 के बीच में आए। ये अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाईं। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन 1534 व दीव 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। कार्टेज पद्धति लागू की जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारी संघ लूटपाट, भारतीय महिलाओं संघ वैवाहिक नीति, भारतीय महिलाओं संघ वैवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे भारत में बंबई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया। बाद में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरह उन्मुख हो गई। तो दोस्तों, हम जो है पुर्तगालियों के बारे में पूरी तरीके से जान गए। इसका कोई चीज अब हमको नहीं लगता कि छूटा है। सारा चीज हम मोटा मोटा जान गए। अब नेक्स्ट हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे जो है गरीब जो हमारे भाई जो हैं, जो भाई बहन हैं, जो शहर में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, उन्हें सहायता मिले। मेरा चैनल बनाने का यही सबसे बड़ा मकसद है। तो दोस्तों, इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे सबको लाभ हो। जो सबका लाभ सोचता है फिर उसका भी लाभ होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। तो चलिए, आइए हम लोग जो है अब डचों का आगमन के बारे में जानते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग डचों का आगमन अब पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड, जो कि वर्तमान में इनका नाम नीदरलैंड है, जो पहले डच आए थे वो हॉलैंड से आए थे, जो कि अब हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है, के निवासी थे। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन
केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 1596 में कार्नेलिस कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम है, ये केप केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1602 में डच कंपनी वेरिगदे ओस्ट इंडसे कंपनी वीओसी की स्थापना हुई, जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम, जिसको नागपट्टनम, को मुख्यालय बना दिया। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बैंटेविया नामक नगर की स्थापना की। 1641 में मलक्का और 1658 अन्य स्रोतों में जो है शायद इसको 1659 भी माना जाता है, में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये सेंटेंस। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक नगर की स्थापना की और 1641 में मलक्का और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। डच व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्री तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां, जिसको फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन आदि में थी। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी, क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेज में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिणामतः कंपनी अपनी इच्छानुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। तो दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ 1759 में अंग्रेजों से युद्ध के बाद हुआ, जिसका नाम बेदरा का युद्ध कहा जाता है। उसमें ये पराजित हुए डच अंग्रेजों से। तो इस तरह से दोस्तों हम डच के बारे में जान गए। ये इतना पर्याप्त है, सारे चीज हम कवर कर लिए। अब हम असली मेन टॉपिक पे जो है आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से आप सुनिए, आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ 1599 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। फिर से मैं ये सेंटेंस कवर कर दे रहा हूँ। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। जब व्यापारी कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा, परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। यह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग किया गया। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का पत्र प्राप्त कर लिया। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, जिसको मुसलीपट्टनम भी कहते हैं, तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की। तत्पश्चात 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिए, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया।
1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को प्राप्त किया। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े, परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिए। 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। 1698 में अजी मुसान द्वारा अंग्रेजों को सुतानती, कलिकाता, जिसको आज के समय में कलकत्ता कहते हैं, और गोविंदपुर। 1698 में अजी मुसान द्वारा अंग्रेजों को सुतानती, कलिकाता, जिसको कलकत्ता कहते हैं आज, और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी मिल गई। किसको? अजी मुसान। इन्हीं को मिलाकर जॉब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इस किलेबंद बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और काउंसिल की व्यवस्था की गई और चार्ल्स अय्यर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। 1717 में मुगल सम्राट फारुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फारुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा है। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त हुआ टॉपिक। इस तरह से अंग्रेज आए भारत में, इस तरह से अपनी फैक्ट्री को उसने स्थापित किया। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डेनिसों का आगमन। तो दोस्तों ये हम लोग चैप्टर देख रहे हैं यूरोपियों का आगमन। जितने यूरोपीय भारत में आए थे हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ वो अपनी फैक्ट्रियाँ बसाते हैं, आगे का जो कार्य करते हैं आने वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। उनके आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेनिसों का आगमन। डेनिस भारत में आए थे, उनको अब हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अंग्रेजों के बाद डेनिस 1616 में भारत आए। 1616 में भारत आए। डेनिस 1616 में भारत आए। डेनिसों ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सेरामपोर, जो बंगाल में पड़ता था, में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की।
डेनिसों ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सेरामपोर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। तो दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट इसके बारे में था। डेनिस ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, वो सारी अपनी फैक्ट्रियां जो है बेचकर अंग्रेजों को चले गए। तो अब नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट जो है फ्रांसीसियों के आगमन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंग दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों से बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए फ्रांसीसियों के बारे में अब हम लोग जानते हैं किस तरह से वो आए और किस तरह से अपना कार्य को किए। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे जिसे कंपने फ्रेकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों हम। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपने फ्रैकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया तथा इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। तो 1668 में फ्रैकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो इस लाइन को दोस्तों याद रखिएगा। 1668 में फ्रैकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की गई। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैको मार्टिन ने वलिको डापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहां का किला फोर्ट ओरलियंस कहा जाता है। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे एवं 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे एवं 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया गया। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनको भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था।
लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चलता रहा। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। कर्नाटक युद्ध का विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में देखेंगे आराम से। तो दोस्तों इस तरह से जो है फ्रांसीसी का आगमन हुआ था और इस तरह से ये अपनी फैक्ट्री स्थापित किए और अंग्रेजों से युद्ध किए कर्नाटक युद्ध के रूप में, और ये अंग्रेजों से हार गए। तो दोस्तों अब जो है आखिरी जो इस चैप्टर का टॉपिक हम देख लेंगे, ये यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंध व्यक्ति। तो जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां आई थे, तो पहले जो व्यक्ति आए थे यूरोप देश से, जो पुर्तगाली से, जैसे वास्को डिगामा और कैब्राल आप पढ़े थे, आया था, उसी तरीके से जो है सभी को हम लाइन बाय लाइन थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन में, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे प्रश्न। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन चीज किस लिए आए थे, कौन कौन व्यक्ति किस लिए आए थे और किस देश से आए थे। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संबंधित व्यक्ति, तो वास्को डिगामा दोस्तों भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। ये पुर्तगाल से आया था और ये प्रथम यात्री था। और दूसरा पुर्तगाली यात्री जो था वो कैब्राल था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कैब्राल था। और फ्रांसिस्को ड एल्मीडा जो है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। जॉब चारनाक जो कि कलकत्ता का संस्थापक इनको कहा जाता है। जॉन सुरमन जो कि मुगल सम्राट फारुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, जैसे गेराल्ड आग्नियर, ये बंबई का संस्थापक था। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम्स कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट। फ्रैको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक। और फ्रैकोइस कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। फ्रैकोस कैरो। तो दोस्तों इस तरह से इस चैप्टर का समापन हुआ और अब हम इस चैप्टर पे आधारित 2-3 प्रश्न करेंगे, 3 प्रश्न करेंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना है तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। और दोस्तों कम से कम 2 बार इस वीडियो को सुने ध्यान से, आपको पूरा स्टोरी एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, जिससे आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए आइए, क्वेश्चन जो मैं तीनों बोल दे रहा हूं, आप उसका जो है जवाब कमेंट में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। आइए दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी। दूसरा ऑप्शन अंग्रेज और डच। तीसरा अंग्रेज और मराठे। चौथा ऑप्शन हैदर अली और मराठे। आप इसका आंसर कमेंट में तुरंत बताएं। तीसरा क्वेश्चन जो है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तीसरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो है
आप जवाब दीजिए कमेंट में। मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों ने कैसे भारत को जीता था, तो उस चैप्टर को मैं पढ़ाते वक्त पहले मैं आपको आंसर ये तीनों का बता दूंगा। तब तक आप कमेंट में जरूर बताएं, इससे आप समझ जाएंगे कि जो है आप स्टोरी ध्यान से सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। क्योंकि कम समय में अगर आप विजय होना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप हमारे बातों को ध्यान से सुने, आपको एकदम आसानी से सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट को मैं जो